इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं अमित, जो कि जयपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, हम उनकी इस रिक्वेस्ट की कद्र करते हैं। उनका नाम भी चेंज किया गया है, उनका असली नाम अमित नहीं है, लेकिन हम उन्हें अमित से पुकारेंगे। तो कैसे हैं आप अमित? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बारे में दर्शकों को जो भी बताना चाहेंगे अमित, प्लीज बताएंगे। हाँ सर, मैं जयपुर से हूँ, प्रॉपर जयपुर से ही। अच्छा। और मेरी स्कूलिंग एजुकेशन सब यहीं से हुई है। एंड अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। लास्ट मेरा जो करियर है उसमें काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हुए हैं। उसमें मतलब मेरी भी बहुत सारी मिस्टेक्स है, मैं ये मानता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट जॉब तो 2015 में ज्वाइन की थी, जब मैं ग्रेजुएट हुआ था। और उसके बाद मैंने करीब 3 साल जॉब किया। फिर मेरा 3 से आई थिंक 4 साल का गैप है बीच में। वो ड्यू टू गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, जो कि अपने टिपिकल मेडिकल मिडिल क्लास में चलता है। और ड्यू टू कोविड भी उसमें इंक्लूड है वो 4 साल में। हाँ, फिर मैंने करीब 2 साल जॉब किया और फिर मेरा गैप आ गया था एक 1 ईयर समथिंग। और अच्छा। फिर अभी मैं लास्ट 15 या आई थिंक 1 मंथ होने वाला है, मैं अभी वापस से जॉब कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। अच्छा, तो अभी आपने 1 महीने पहले ही फिर से जॉब शुरू करी है? हाँ हाँ सर, दिवाली से जस्ट पहले अभी की। अच्छा, ये जान सकता हूँ कि वो 1 साल का जो दूसरा गैप आया था वो क्यों आया था? वो सर मैं क्या एक्चुअली बैकएंड बीपीओ में जॉब कर रहा हूँ अभी। है तो कॉर्पोरेट, बट बीपीओ है तो उसमें सर जो मेरा जॉब था वो इतना कोई स्किल बेस्ड था नहीं। एआई इम्प्लीमेंट हो गया था सर उधर। और तो उसमें मतलब उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया था कि आप इंटरनली मूव हो सकते हो, या फिर आप चाहो तो बाहर भी स्विच कर सकते हो। ये 30 डेज का है। तो फिर अब मैं ऑलरेडी जैसे प्रिपरेशन कर चुका था पहले गवर्नमेंट जॉब की, तो फिर मतलब काफी सारे सिक्योरिटी, करियर सिक्योरिटी को लेके थॉट्स आने लगे क्या करे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक चांस और लिया जाए कि। तो फिर मैंने वो किया, बट वो गलत साबित हुआ। जो एग्जाम में 2 फेज थे, फर्स्ट वाला मेरा पेपर बिगड़ गया था किसी रीजन से। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली वो फिर भी अच्छा हो गया था, बट मुझे रिजल्ट आने में पता लगा। ओ, तो तब तक फिर सेकंड पेपर की प्रिपरेशन का इतना टाइम बचा नहीं। तो और आपके परिवार में कौन कौन है अमित? अभी सर हम 3 भाई बहन हैं। ओके। मतलब भाई है, बहन नहीं है। मम्मी पापा है, हाँ, जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं यहाँ पे अभी। हम सबकी, उनकी 2 की शादी हो गई है, मेरी अभी नहीं हुई है अभी। ओके, एंड आपकी मोस्ट उम्र कितनी प्रोबेबली है? 30 इयर्स, हाँ। 30 30। ओके, शादी का सोच रहे हैं? हाँ सर, वो लास्ट 1-2 साल से चल रहा है, बट अभी कुछ हो रहा नहीं। अभी अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर हो जाएगी अभी। ठीक है। हाँ, मतलब खोज खोज जारी है। हाँ हाँ हाँ। माँ माँ पापा को अपने काम पे लगा लिया है। ओ, आप उन्होंने मेरे को लगाया सर एक्चुअल में। अच्छा, आपको ढूंढना पड़ेगा अपना लाइफ पार्टनर। वो तो 4-5 साल से ही बोल रहे हैं, जस्ट कोविड के बाद से। बट अनफॉर्चुनेटली करियर फिर भी अभी भी अनस्टेबल ही चल रहा है, तो फिर मैंने 1-1.5 साल पहले हाँ कर ही दिया। ठीक है। नहीं, बिल्कुल सही किया यार। जब तक खुद को नहीं संभाल पाएंगे तो फिर किसी और के साथ हाँ जिंदगी बनाना मुश्किल और हो जाता है, और वो तो नहीं रहना चाहिए। तो मनी मैटर्स का फॉर्म किस लिए भरा था दोस्त, बताइए। सर, मेरा एक तो ये करियर में चल रहा है, ये मैं सेटल नहीं कर पा रहा। क्या कुछ डिसीजंस है जो मैं ले नहीं पा रहा, फाइनेंस से रिलेटेड है। 1-2 इश्यूज है जो मैं सर अभी बताऊंगा आपको। मेरा एक लोन चल रहा है। एक ओके। मेरे साथ फ्रॉड भी हो गया था क्रेडिट कार्ड का, अच्छा। 1.5 लाख का। तो उसका भी मुझे वाह। डिसीजन सर समझ नहीं आ पा रहा मैं। तो उसके रिगार्डिंग भी मुझे सजेशन चाहिए था सर। ठीक है, पहले आपकी फाइनेंशियल स्थिति समझते हैं। तो बताइए, जो आपकी करंट जॉब है उसमें आपको कितने महीने की तनख्वाह मिलती है अमित? अभी सर ये सीटीसी 35,000 है। अच्छा। तो इन हैंड इसमें वन साइड ट्रांसपोर्ट भी डिडक्शन हो के आई थिंक 27,800 के समथिंग आएगी। ठीक हाँ। है, 87। अभी सर इसमें वेरिएबल्स भी रहेंगे, बट वो जनवरी से स्टार्ट होंगे, ठीक है, आई ठीक। थिंक 3,000 के समथिंग। ठीक है, तो उनको अभी हम काउंट नहीं करेंगे, अगर आएगा तो आ जाएगा फिर। खर्चों को जानते हैं, अभी सिर्फ रहने खाने पीने का खर्चा बताइएगा, लोन वगैरह हम बाद में कवर करेंगे। मेरी पर्सनल एक्सपेंसेस अभी 3,500, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली जिम ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज थोड़े रहते हैं। और 1,000 से 1,500 रुपये मेरा आई थिंक फैमिली में, जैसे मुझे कंट्रीब्यूट वैसे अभी नहीं करना तो, बट फिर भी हो जाता है छोटा मोटा 1,000 से 1,500 रुपये। ठीक है, क्योंकि आप घर पे ही रहते हैं तो फिर ज्यादा होगा भी नहीं। तो हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मोटा मोटा आप बोल रहे हैं कि करीब 5,000 रुपए आप अपने ऊपर और फैमिली के ऊपर खर्च कर देते हैं महीने के। हाँ हाँ हाँ।
ठीक है, अब मुझे लोन्स बताइए क्या चल रहा है। लोन सर एक्चुअली मैंने 2 साल पहले एक प्रॉपर्टी परचेज की थी हम्म जयपुर में ही। हम्म बट मुझे शायद वो डिसीजन सही है गलत है ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि सर वहां पे लोन तो हो नहीं पाया, और मुझे पर्सनल लोन लेके सर उसका पेमेंट करना पड़ा। ओके। गवर्नमेंट अप्रूव होने के बाद भी मतलब बैंक ने भी डिनाई कर दिया। और और क्यों, क्या कुछ बोला उन्होंने कारण? सर वो आउट ऑफ द एरिया, और मतलब इतनी सैलरी नहीं थी, फिर वो मिनिमम उनको आई थिंक 35-40,000 इन एंड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका फिर पर्सनल लोन चल रहा है घर की तरफ। मेरा लोन बताता हूँ सर, एक HDFC का है 3,40,000 का। ठीक है, तो वो है 11.4 परसेंट पे। परसेंटेज पे। हाँ, ठीक है, 5 years के लिया है। उसकी 7,400 की EMI आती है। तो कितनी ईएमआई बची हैं, कुछ आइडिया? सर इसकी अभी 10 EMI पे हुई है ओनली। अच्छा, अभी सिर्फ क्योंकि 10 ही हुई हैं और 5 साल का था, तो पहले 50 बची हुई है। हाँ 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 सर, इसमें ये भी इश्यू हुआ था कि जैसे मैंने 2023 में ये परचेज किया था, बट इसका जो पोजीशन जो है अभी जनवरी 2024 में मिला। कुछ गवर्नमेंट चेंजेस हो गई थी, तो उस अकॉर्डिंग इशू हो गया था, डिले हो ओके गया था। ओके। सेकंड है फिर मेरा क्रेड से लिया है जो मैंने, हम्म 2 लाख का है, हम्म 17% पे। हम्म और इसकी 7,205 रुपए की 10 EMI जा चुकी है, और 3 साल का है सर ये। 3 साल का है ये, तो इसकी भी 26 हाँ बची हुई जी। है। ठीक है। हाँ जी। और और इसके अलावा मैंने एक भैया से लिया है, मैंने करीब 65,000। अपने भैया से ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ घर से ठीक है। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं देना पर। अच्छा, हाँ उनको हाँ, वापस करना है ये आपने पैसे? वापस करना है सर ये। ठीक है, कुछ भी अभी तक वापस किया है कि अभी तक चढ़ा ही हुआ है? नहीं सर, ये पूरा ये है क्योंकि मैं जॉबलेस था जनवरी में। ठीक है, समझ एक मेरे फ्रेंड से लिया है सर 15,000, गया। ओके और एक कजन से लिया है 10,000। ये भी ओके विदाउट इंटरेस्ट है सर। ओके। ये 1 year के लिए लिया था मैंने, अभी 1 year जनवरी में सर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा सर मेरा क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो गया था, मेरा आई थिंक फोन हैक हो गया था जहां तक मुझे लगता है। अच्छा। तो उसका 1.5 लाख का ये फ्रॉड हो गया था। हम्म अ, तो अभी इसका ये 1.5 1,55,000 बन गया सर, ये पेनल्टीज लग के। पर अभी फ्रॉड हुआ है मतलब तो आपने उसको डिस्प्यूट नहीं मैंने डाला? सर इंस्टेंट मैंने डाला, एक्चुअली में जो ट्रांजेक्शन जो इनिशिएट हुए थे वो दो हम्म लाख सत्तर हजार के हुए थे सर। अच्छा। तो अभी मेरे हाथ में ही था फोन, तो मैंने इंस्टेंटली उसको ब्लॉक किया, तो वो हम्म 2 ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गए सर। ठीक है, ये और कब की बात है फिर ये? ये सर मई की बात है। ओह, मई की बात है फिर। हाँ, अच्छा ठीक है, 2 मैंने ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गई, बाकी? 1.5 लाख का सक्सेस हो गया, तो मैंने डिस्प्यूट भी डाला, इंस्टेंट हाँ बैंक में भी रिपोर्ट किया, हाँ साइबर सेल में भी किया। हाँ। बट कुछ हुआ नहीं सर, बैंक की जो पॉलिसी है वो कुछ पता नहीं क्या है, समझ नहीं आया मुझे। कौन सा बैंक ऑनलाइन है ये? सर ICI बैंक। उन्होंने क्या बोला कि डिस्प्यूट क्लियर नहीं हुआ है? OTP बेस्ड सर ऑथराइज ट्रांजैक्शन बता रहे हैं वो। ओह अच्छा, आपने ओटीपी शेयर कर और दिया। नहीं सर, मेरा फोन हैक हुआ तो शायद उससे उन्होंने डिटेक्ट कर लिया होगा, मैंने पर्सनली उसे अच्छा। शेयर नहीं किया। फिर मैंने बैंक में भी कंप्लेन किया, और हम्म, वहां से कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने एक बैंक का एक प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर करके कुछ होता है, हाँ हाँ जो बैंक पे सर्विलांस कुछ, उन पे भी बिल्कुल। किया, उन लोगों ने भी हम्म डिनाई किया। फिर मैंने उनके काफी सारे कॉल्स आने लगे आफ्टर 3 months उनकी हम्म इन्वेस्टिगेशन के बाद। मतलब एक तरह से मेंटली हरेसमेंट टाइप का कुछ 20-20 30-30 कॉल, अब्यूजिंग टाइप का। फिर जब एक ही EMI बाउंस हो गई उसके बाद ऐसा चालू हो गया, तो फिर मैंने RBI में कंप्लेन की, तो लकीली अभी तक तो उसके बाद कॉल्स आने सब कुछ बंद हो गए, बट कुछ अभी तक हुआ नहीं है सर। और ये उन्होंने बोला है इसको ईएमआई में कुछ कन्वर्ट किया है कि कैसे इसको पे करने का बोला है? उन्होंने तो बोला आपको पे करना है कैसे भी करो, अगर आप EMI करो या फिर जैसे भी अच्छा। आपको ही पे करना है, मतलब बैंक ओ, बेयर नहीं करेगा, क्लियरली समझ। उन्होंने ये बोला है। बट अभी मैं सोच रहा हूँ इसको पे करूँ नहीं करूँ, सिविल खराब होगा या फिर, सिविल तो खराब होना ही है सर, वो चालू हो गया खराब होना। नहीं, सिविल सिविल तो हो चुका है क्योंकि आपने हाँ, डिफॉल्ट तो कर ही दिया है ना, तो वो तो हो ही गया दो है। दो EMI सर, मेरा 790 या 800 के समथिंग था, 700 आ गया सर 2 EMI से। घर क्यों खरीदा दोस्त, बताएंगे जरा? सर ये मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा था काफी टाइम हम्म से, हम्म 3-4 साल से आपके वीडियो देखता था काफी। हम्म कोविड के बाद से ही करता था मैं, उस हम्म टाइम जितना भी मतलब हो पाता था। तो हम्म फिर मैं देखा कि एक छोटा अमाउंट तो यहाँ तो करते ही हैं, जैसे 500 से भी 100 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। हम्म क्यों ना ये मतलब ऐसे परचेज कर लेते हैं, तो फिर
उसमें फंस गए। लैंड है सर, वो वैसे खाली प्लॉट है। कितना कितने का खरीदा ये लैंड? वो सर आई थिंक 10 लाख और 10 से 10.5 लाख का वो पड़ा है मेरा। इंटरेस्ट जो बनेगा वो अलग है। इस जमीन के लिए आपने मेरे म्यूचुअल फंड वाले वीडियो तो देख लिए, ये जमीन और घर वाले वीडियो नहीं देखे? सर मुझे लगा वो उस टाइम अच्छा चल रहा था मेरा, तो एक इधर भी कुछ कर लेते हैं, लोन हो जाएगा, बट लोन हुआ नहीं। जिसने दिलाया था उन्होंने बोला लोन हो जाएगा 100%। तो आपने पहले खरीदा और फिर लोन लिया? सर पहले सिक्योरिटी अमाउंट दे देते हैं ना, बुक करवा दिया था। कितना दिया था? सिक्योरिटी अमाउंट दे दिया था, 10% एडवांस दे चुके थे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई तो लोन और सब में बहुत डिले हो गया सर, बट बाद में फिर ऑफर मिला नहीं इस पे कुछ। अब इस 10 लाख की जमीन पे आपने कितने पैसे अपने डाले हुए हैं अभी? लोन तो सर एक तो ये 3.4 लाख का HDFC का है, और 2 लाख का ये क्रेडिट क्रेडिट वाला, और ये जो फ्रेंड्स और ब्रदर्स से जो लिया है 65, 15 और 10, ये ओके 18, 90, ये वाला लोन है। बाकी मेरा खुद का है सारा। ओके, तो मतलब आपने करीब 4 लाख रुपए खुद के दिए और बाकी हाँ 6 लाख रुपए कर्ज लिया। हाँ जी। अच्छा, और ये बताइए कि जब आपने ये लिया था, मैं बस थोड़ी सी सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपने ये लिया तो आपने बोला इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या करेंगे आप इस जमीन का? सर यहाँ पे क्या है, रेट काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी उस टाइम पे, और अभी तक भी, अभी शायद शायद कम हो गया होगा। जब ये 2022 की बात है, मैं किसी फ्रेंड को मतलब घर चाहिए था एक्चुअल में उनको रहने के लिए, तो हम काफी जगह देखने गए थे। तो जो हम देख के आते थे, तो वो आफ्टर 2-3 महीने बाद उसकी रेट 10%, 15% वो बढ़ा के बताते थे। मतलब काफी चीजें देख चुका था, तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये इतना ही बढ़ रहा है तो क्यों ना मैं भी एक कुछ देख के और इन्वेस्टमेंट कर दूं। अब आज क्या लगता है आपको, ये डिसीजन सही था गलत था? सर ये पर्सनल लोन लेके तो 100% गलत है। बिल्कुल। और वैसे इसमें अप्रिसिएशन सर कितना हुआ है ये मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट आई थिंक 15-20% हुआ होगा, क्योंकि वो आउट एरिया है, घर से 40 किलोमीटर दूर है वो। अच्छा, देखिए सिंपल लॉजिक है, जिस रेट ऑफ रिटर्न पे आप लोन लेते हैं, अगर जो चीज आप खरीद रहे हैं वो उससे ज्यादा दर से नहीं बढ़ेगी तो फिर तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अब आपने लोन लिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली 13-14% पे, अगर हम दोनों लोन्स को मिला के देखें 13-14% पे ये जमीन तो यकीनन ही नहीं बढ़ने वाली। कोई भी जमीन इस देश में 13-14% पे नहीं बढ़ती, जमीन ज्यादातर 8-9-10% पे पड़ती है। इसीलिए होम लोन 8 या 9% पे होते हैं कि जी कम से कम मैच तो हो गया कि जिस दर पे घर बढ़ेगा या जमीन बढ़ेगी या दुकान बढ़ेगी वही दर हम बैंक को दे रहे हैं। धीरे धीरे कर्ज चुक जाएगा, ये तब भी चलता रहेगा एंड किसी पॉइंट पे ये एक इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। लेकिन ये तो पर्सनल लोन लेके तो बहुत बहुत गलत किया। तो आप ये बताइए कि आप इतने सालों से जूझ रहे हैं, आपका 1 साल बिना नौकरी के चला गया, कोई आमदनी नहीं थी, तब भी आपने ये जमीन अभी तक बेची क्यों नहीं है? मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जॉब मिल जाएगी तो, बट मिलने में इतना टाइम लग गया कि ऑलमोस्ट साल भर ही लग गया इसको। और बट अभी इस पूरे साल में कभी भी आपको दिमाग में आया कि बेच देते हैं जमीन? आया था सर। फिर क्यों नहीं बेचा, वही मैं समझना चाहता हूँ। सॉरी, क्या बोला ये सब आपके दिमाग ने आपको क्या बोला? डिसीजन नहीं ले पा रहा था सर, शायद रेट बढ़ेगी अभी, बट अभी मुझे लग रहा है कि वो भी लोकेशन पर डिपेंड करता होगा सर। देखिए मैथ्स है दोस्त, इसमें जितना आप जज्बात लाएंगे उतना ही वो डाइल्यूट होता रहेगा। आपका 4 लाख रुपए आपने जो भी बचत करी थी 2022 तक काम करके, जो भी कुछ करके, वो आपने पूरी डाल दी। 6 लाख रुपए फिर कर्ज ले लिया, वो भी करीब 15% पे, 5 साल का ही है लेकिन जो भी है। अगर आप 6 लाख 15% 5 साल, आप इस 6 लाख का 5 साल बाद 8.5 लाख रुपए देंगे, तो 2.5 लाख रुपए तो आपने ये ज्यादा दे दिए, प्लस जो 4 लाख रुपए आप इन्वेस्टेड रख सकते थे उसकी कमी हो गई। और इस सारी चीजें के करने के बाद ये 10 लाख रुपए की जमीन अगर 8% से भी बढ़ी तो 5 साल बाद ये जमीन हो जाएगी करीब 14.5 लाख। ये 4 लाख रुपए जो आपने डाल दिए, ये अगर 13% से बढ़ते, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पड़े हुए हैं 13% तो मिल ही गया, बल्कि पिछले 3 सालों में तो बहुत ज्यादा मिला, लेकिन 13 भी मान लेते हैं, तो ये 4 लाख आपके बन जाते 7.5 लाख के करीब, गेन हो जाता 3.5 लाख। 6 लाख पे आपने 15% का लोन लिया है, उसके देंगे 8.5 लाख, तो आपका वो घाटा हो गया 2.5 लाख का। तो आपका टोटल घाटा जो हुआ है इस चीज को करने का वो करीब 6 लाख रुपए। आपका टोटल मुनाफा जो होगा वो 4.5 लाख रुपए। तो आप ये कहाँ की समझदारी हुई?
अब आई अंडरस्टैंड कि जज्बा होता है, 3 साल पहले आप 27 साल के थे, एक अलग ढंग था, एक अलग वो था, लेकिन किसी पॉइंट पे आपको ना जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी दोस्त, कि जो मैं जिंदगी में डिसीजंस लेता हूं और वो डिसीजंस अगर सही पैन आउट नहीं करते हैं, दिख जाता है कि वो सही डिसीजन नहीं था, तो गलती क्या थी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस गलती को मैं कब किस वक्त पे रोक दूं। एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी वो बता नहीं पाया इसमें। हाँ जी। अभी तक जो मेरी ईएमआई जा रही थी सर, वो जो मेरा फादर का कुछ मेरे पास पेमेंट रखा हुआ था, करीब 2.5 लाख, उसमें से ईएमआई जा रही थी करीब 2 लाख रुपए, वो भी मुझे अभी मतलब वापस इकट्ठा करने हैं। करके वो वापस करने हैं। हाँ, ये पापा से लिया हुआ है। ये उन्होंने मुझे ही दे रखे हैं सर, ये मेरे ही काम के लिए मतलब। तो आपके ऊपर दोस्त मोटा मोटा 8.5 लाख रुपए का कर्ज है। यस कोई भी जमा पूंजी है आपकी, कहीं भी कुछ भी सेविंग्स है? सर, एक है एलआईसी मेरी जाती है 7,500 की, वो 6 मंथ्स में एक बार, ठीक है। करीब 6 साल हो गए उसको। बट मैंने बात किया कि वो अगर उसको ब्रेक करते हैं तो बहुत ही कम वैल्यू उसकी मिलेगी, तो कोई मतलब नहीं है, मतलब 50% समथिंग अमाउंट मिलेगा। और उसके अलावा सर एक है, जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है, हम्म। ये करीब 97,000 है, बट ये लॉस में चल रहा है सर अभी। इसकी करंट वैल्यू आई थिंक 63,000 है। ये स्टॉक्स क्यों खरीदे थे आपने? सर ये लास्ट ईयर के लिए हुए हैं, जब मैं जॉब करता था। पीएसयू बैंक्स के मोस्टली, जो अभी काफी टाइम से डाउन चल रहे हैं। यार आपकी ना आमदनी और खर्चे इतने बढ़िया हैं कि अगर आपके ऊपर कोई भी कर्ज नहीं होता ना, आप जिंदगी में बड़े अच्छे से, बड़े इत्मीनान से जी रहे होते, अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे होते, कोई रिस्क नहीं ले रहे होते। 30 साल की उम्र में अगले साल शादी भी अगर करनी हो, सब कुछ आराम से हो जाता। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती आपने ओखली में सर डाल दिया कि आप यार मुझे मार, जिंदगी अच्छी चल रही है, ऐसे कैसे? नहीं जी, मैं जमीन लूंगा, वो भी पर्सनल लोन पे, स्टॉक भी खरीद लूंगा, कोई सर पैर है नहीं कि क्यों कैसे स्टॉक खरीदना, मुझे आता नहीं है, लेकिन किसी ने बता दिया था, पीएसयू बैंक वगैरह जो भी है, एलआईसी पॉलिसी ले लो, सब कर लो। एंड ये गलतियां सब करते हैं दोस्त। मैंने फिर से दोहराने की कोशिश करूंगा, गलती करना गलती नहीं है, गलती करके उसके एहसास को और तब भी गलती करते रहना वो गलती है। तो मैं अब आपकी गलतियां सुधारने की कोशिश करूंगा, एंड ये इसलिए नहीं क्योंकि ये जमीन खरीदना गलत है, बिल्कुल नहीं। जमीन खरीदना बिल्कुल सही चीज है, हर एक इंसान को अपना घर, अपनी जमीन खरीदनी चाहिए, सही वक्त पे, सही तरीके से। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही है, लेकिन सही तरीके से। इंश्योरेंस खरीदना बिल्कुल सही है, लेकिन सही तरीके से। आपने तरीके गलत चुने, एंड इसकी वजह से आप यहाँ आए। तो मेरी राय नंबर 1, इस जमीन को प्लीज बेच दीजिए। अगर आपको 0 प्रॉफिट भी मिले, 10 लाख की 10 लाख की ही बिकिए, तब भी बेच दीजिए, क्योंकि वही समझदारी है। इस 10 लाख को जब आप मिलेगा, एंड फर्ज कर लीजिए, चलिए 10 का शायद 11 हो गया होगा, 11.5 हो गया होगा, जितना भी हुआ है बेचिए, और उससे 2 चीजें होंगी। एक तो जो आपके सर पे लोन चढ़ा हुआ है, जो कि करीब 8.5 लाख का है, लेकिन ये ईएमआई सब जोड़ के है, पर मोटा मोटा अराउंड 7.5 लाख का तो है। ये 7.5 लाख रुपए का लोन इंस्टेंटली चुक जाएगा सारा। पापा का जो भी वो 2 लाख रुपए है, शायद उनको वापस ना करने हो, अपनी शादी के लिए रख लेना अलग से। भैया के पैसे वापस कर दो, दोस्त के कर दो, कजन के कर दो, पर्सनल लोन वापस कर दो, ये सारी चीजें। फिर एलआईसी की पॉलिसी आपने बोला आप हर 6 महीने 6,500 या 7,500 देते हैं? 7,500 सर। 7,500। और ये कितने साल से दे रहे आ रहे हैं? ये सर करीब इसको दिसंबर में भी 6 साल हो जाएगी सर। 6 साल हो जाएंगे, तो मतलब आपने करीब 90,000 रुपए अभी तक जमा करे हैं, और अगर आप इसको रद्द कर देंगे तो मोटा मोटा उन्होंने आपको बताया कि कुछ 50,000 रुपए मिलेंगे। 50%, हाँ आई थिंक। हाँ, मतलब 45-50,000 रुपए मिलेंगे। मुझसे आप पूछेंगे, मैं वो पैसे ले लूंगा। मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि फिर से गणित है। ये मत देखिए कि आपका लॉस हो रहा है, ये देखिए कि आप कितने सालों तक ये 7,500 रुपए या 15,000 रुपए साल के देंगे, उसका अमाउंट अल्टीमेटली आपको कितना मिलेगा। यही 50,000 रुपए आप अगर आज अपने लिए ले लेंगे, और इसी 15,000 रुपए की अगर आप हर साल की एक एसआईपी करेंगे, तो वो अमाउंट उतने ही सालों में कहां तक पहुंचेगा। गणित करके आप दंग रह जाएंगे कि आप कितना ज्यादा पैसा कमाएंगे। सर मुझे आइडिया है, बताऊं, ये 16 ईयर तक जाएगा सर। ये जैसे 6 साल कंप्लीट हो गए, 10 साल तक और जाएगा, 15 साल हर साल, और फिर जितना भी अमाउंट होगा वो और 9 साल तक होल्ड होगा। फिर मतलब 25 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब शायद 8 लाख समथिंग, 8 लाख कुछ मिलेगा उसके बाद मैच्योरिटी पे। तो आप बोल रहे हैं कि मैं अभी मेरे पास 90,000 रुपए हैं, फिर मैं 15,000 रुपए कितने सालों के लिए डालूंगा? 16 साल के लिए। 16 साल के लिए, जिसमें से 6 साल और चुके हैं, तो मैं 10 साल और डालूंगा। ठीक है, तो मतलब मैं 1.5 लाख रुपए इसमें से और डालने वाला हूँ। फिर ये रहेगा 9 साल तक और 25 साल बाद मुझे मिलेंगे 8 लाख रुपए।
अब मैं इसको दूसरे ढंग से देखता हूं। मैं एक SIP कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, ठीक है। 15,000 रुपए साल का मतलब 1250 रुपए महीना। ये हम 12% मान के चलते हैं जो कि आपको रिटर्न मिलेगा। आप अगर इस चीज को 10 साल के लिए और करते हैं तो आपके पास 2,80,000 रुपए बन जाएंगे। इस 2,80,000 को अब हम 9 साल के लिए उसी 12% पे फिर से डाल देंगे। आपके पास बन गए 7,75,000 रुपए। और जो आज के आपको 50,000 रुपए मिले उसको भी आप 12% पे अब अगले 15 साल के लिए डाल दो। सॉरी 15 नहीं, 19 साल के लिए डाल दो। 19 साल के लिए, हाँ। ठीक है, आपको मिलेंगे 4,30,000 रुपए। और मतलब अगर आप यही चीज मार्केट में बिना ज्यादा रिस्क लिए हुए 12% तो आंखें बंद करके भी मिलते हैं, वो भी करेंगे तो आपको SIP से मिलेंगे 7.5 लाख रुपए। और आपको अपने 50,000 रुपए जो आज वापस मिलेंगे उससे मिलेंगे 4,30,000 रुपए। मतलब वही 25 साल बाद जो आपको 8 लाख रुपए मिलने वाले हैं आपको मिलेंगे 11,80,000। यही है। एंड देखिए LIC खैरात में तो नहीं कर रहा ना, या कोई भी और, वो भी तो पैसे कमाएंगे। अब उन्होंने आपको 25 साल बाद दिखा दिया कि यार सिर्फ 7,500 रुपए 6 महीने में देने में, ये सारी चीजें करने में आपको 8 लाख रुपए मिलेंगे। बट आप ये नहीं देख पाए कि थोड़ी सी मेहनत अगर आप खुद कर लेंगे तो आपको 12 लाख रुपए मिल जाएंगे, 50% ज्यादा। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि उस LIC को भी कम करिए। चौथी चीज, जो आपने स्टॉक्स लिए थे मजे मजे में कि PSU करेंगे, उसको अभी बेचने की जरूरत नहीं है। मार्च 31, 2026 तब बेच दीजिएगा, सेल। ठीक है। अब मार्च 31, 2026 क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर का अंत होता है। उस समय पे जितना भी आपको लॉस बना होगा, अगर मान लेते हैं लॉस होगा, तो वो इकट्ठा हो जाएगा। और कहीं भी आपने अगर ज्यादा कमा लिया, जो कि हम अभी शुरू करेंगे, तो उससे वो नेगेट हो जाएगा। अगर आपने मुनाफा कमाया तो उतना तो कमाएंगे नहीं, क्योंकि 1,25,000 रुपए का छूट मिलती है कि 1,25,000 रुपए तक अगर आपका साल का मुनाफा आता है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो 1,25,000 से ज्यादा तो मुनाफा नहीं आएगा, तो जितना भी मुनाफा आएगा उस पर आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो 31 मार्च 2026 को आप ये सारे स्टॉक भी बेच देंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे कि अगर ये सब आपने कर लिया और सही से कर लिया तो आपके पास अब महीने की आमदनी करीब 28,000 रुपए, महीने का खर्चा करीब 5,000 रुपए। मतलब आपके पास महीने के, अगर आप 2,000 रुपए और भी रख लें और अपने पर्सनल एक्सपेंसेस बढ़ा लें, कुछ 2-3 जगह और पार्टी भी कर लें, जो भी करना चाहते हैं, आपके पास हर महीने 20,000 रुपए होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। और ये तो अभी अपने आपने वेरिएबल ऐड भी नहीं किया है, जो जनवरी से ऐड होने वाला है, उसको भी आप साइड रख लीजिएगा, क्योंकि ठीक है जो भी है। तो अब आप क्या करेंगे? जो 2 लाख रुपए आपके पिताजी ने आपको दिए थे, जो आपने घर के लिए गवा दिए, वो आप सुरक्षित रूप में रखेंगे क्योंकि वो आपकी शादी के लिए। तो आप 2 लाख रुपए का एक डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेंगे। तो ये मोर और लेस आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देते हैं। और आप शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे जो आपको ऑन एन एवरेज 7 से 8% देगा। तो FD से बेटर, लेकिन रिस्क कम, बल्कि नेग्लिजिबल। तो आप 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद जब भी शादी करें, जब करनी हो और पैसे की जरूरत हो, आप उन म्यूचुअल फंड्स को बेच देंगे। 24 घंटे के अंदर पैसा आपके बैंक में आ जाएगा और आपने इस पे ऑन एन एवरेज अगर 7% भी कमाया हो तो साल के आप 14,000 रुपए इसमें कमा रहे होंगे बिना किसी रिस्क के। और फिर जो 20,000 रुपए हैं आपके, उसको हम इन्वेस्ट करेंगे टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म। ये हम अपनी शादी के लिए नहीं करेंगे, ये हम 5, 6, 10 साल बाद जब आप एक्चुअली जमीन खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं या कुछ और बड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए करेंगे। तो उसकी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है? 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में, 7,000 रुपए आप करेंगे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में, और फिर 3,000 रुपए करेंगे आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। अगर आप ये दोस्त करते हैं, मैं थोड़ा सा अंदाजा देना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। तो अगर हम 10,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप उसको हर साल 5% से बढ़ाते हैं, मतलब आज 10,000 रुपए की SIP, अगले साल 10,500 रुपए की SIP। 10 साल बाद दोस्त, अगर आपने ये स्ट्रैटेजी अपनाई 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने की, 5% हर साल बढ़ाने की, 50% निफ्टी 50, अराउंड 35% फ्लेक्सी कैप, 15% स्मॉल कैप, तो फिर आपके पास 10 साल के अंदर होंगे करीब 60 लाख रुपए। ग्रेट। 20 साल में बताइए आपको क्या लगता है कितने होंगे? आई थिंक 1 करोड़, नो 1 करोड़ प्लस 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़।
तो आज सोच के ना ऐसा लग रहा है कि हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि अमित 50 साल की उम्र में 3 करोड़ पे बैठा होगा। और ये तो अभी मैंने बहुत ही बेसिक सा किया है। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आपकी इंडस्ट्री चेंज होगी, आप 4 चीजें और करेंगे। द बेस्ट थिंग अबाउट लाइफ अमित इज कि ना पैसा बनाने के लिए रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। पैसा बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ना बोरिंग तरीका होता है। पैसा कमाना सबसे बेस्ट तरीका है धीरे धीरे कमाओ, अपनी जिंदगी तब भी जियो। ऐसा नहीं है कि अपनी जिंदगी मार रहे हैं। आप पैसे खर्च करिए जितने हिसाब से करना चाहते हैं। आपकी शादी होगी उसमें खर्च करिए, आपके बच्चे होंगे उस पर खर्च करिए, वो सारी चीजें। लेकिन अगर आप साथ में इन्वेस्ट भी करें तो आप धीरे धीरे करके इतना पैसा कमा सकते हैं जो आप कभी भी सोच भी नहीं सकते आप पहुंच पाएंगे। मैं एग्री करता हूँ सर। मतलब हाँ। मेरे अंदर सर ये है कि कोई काम फटाफट हो जाए, पेशेंस की थोड़ी कमी है सर। वो बहुत बड़ी मिस्टेक है मेरे अंदर, उसको डेवलप करना पड़ेगा सर। और सबसे बेस्ट तरीका इसके लिए होता है दोस्त कि कुछ ऐसा करो जिसमें मोटिवेशन ना लगे। कि अगर आपने ये एसआईपी शुरू कर दी, हर महीने जैसे ही आपकी तनख्वाह मिलेगी 5 तारीख को या 7 तारीख को जैसे आप अपनी ईएमआई भेजते हैं ये भी कट जाएगा। अब जितने पैसे बचे उसी में महीना चलाना। तो आपके 27,000 रुपए प्लस 3,000 रुपए वेरिएबल अगर आ गया, 30,000 रुपए, 20,000 रुपए निकल गए, 10,000 रुपए में आप घर चलाना है। और ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपए कम है, क्योंकि आप घर पे रहते हैं, आपका कुछ खर्चा नहीं है, तो आप अपने ऊपर ही खर्च करेंगे, थोड़ा फैमिली पे कर लेंगे, थोड़ा इधर उधर चले जाएंगे। किसी महीना कुछ बोनस वोनस आ गया, थोड़ा और खर्चा कर लेंगे। लेकिन अपनी जिंदगी ऐसे जिएंगे जहां आप अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं, और हमेशा आपके पास एक कॉर्पस है, ताकि जिंदगी में कभी भी वो 1 साल वाला वक्त है ना जहां आप नौकरी छोड़कर या नौकरी नहीं मिल पाई या कुछ हो गया, जूझना नहीं पड़ेगा, किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सर एक प्लीज अच्छा एक जल्दी से बता दूं, क्रेडिट कार्ड का हाँ सर, इसका मतलब क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब नहीं, इसका यही होगा कि जब अगली बार आपको कॉल आएगा, उससे पहले तो आप कुछ मत करिए। जब कॉल आएगा तब उनसे सीधे सीधे बोलिएगा कि मेरे इस पेमेंट को देने की क्षमता नहीं है, क्योंकि ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। आप प्लीज बताइए कि इसको हम कम से कम में कैसे सेटल कर सकते हैं। सर हाँ, ये भी मैंने अभी कॉल्स आने तो देखो सर बंद हो गए जब से मैंने आरबीआई में कंप्लेन की थी लास्ट मंथ लकीली। और मैंने एक दो मेरे फ्रेंड भी है जो बैंक में जॉब करते हैं, तो उन्होंने भी यही कहा था कि आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें लोन लेना है तो पे करो, नहीं तो फिर मत करो, या फिर सेटल करोगे सर तब भी सिविल सही होगा नहीं होगा उसकी पता नहीं सर, गारंटी नहीं होगा। सेटल करने पे भी सिबिल सही नहीं होगा। बस आपका ये है कि वो आपको अगर छोड़ देते हैं फिर तो बहुत ही बेस्ट है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर आ जाता है कॉल तो बस सिर्फ यही बोलते रहिए, ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, मेरे पास देने की क्षमता नहीं है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, मेरे पास देने की क्षमता नहीं है। अगर बहुत ही जोर जबरदस्ती करेंगे तब आप सेटल की बात करिए, लेकिन 1.5 लाख रुपए पूरा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका वाकई में फ्रॉड हुआ था। अब वो आपकी बदकिस्मती थी, लेकिन अब हुआ है तो उसको वैसे ही संभालना पड़ेगा। हाँ सर, मैं यही सोच रहा था कि अगर नहीं आए कॉल तो फिर मैं पेमेंट भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे होम लोन कंस्ट्रक्शन के लिए ही लेना पड़ सकता है, क्योंकि लैंड तो मुझे ऑलरेडी है, जैसे अभी हम जो रह रहे हैं वो है ही अवेलेबल, तो मुझे परचेज लोन तो नहीं लेना पड़ेगा कभी। बिल्कुल। एंड आप ऐसी जिम्मेदारी अपनी निभाइए कि जिंदगी में कभी लोन लेना ही ना पड़े, खुद के कैश डाउन सब कुछ करेंगे हम। ठीक है दोस्त, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। अपनी कहानी और अपना आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा यार। एंजॉय करिए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली अपनी जिंदगी वो अपनी मुट्ठी में करिए। आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, जहां आप पहुंचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियां हैं, लेकिन आप खुद ही अपनी गलतियों का सुधार कर सकते हैं, विच आई एम श्योर यू विल डू इट। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर अमित, बाय बाय। I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे। उनको मिलेंगे आईफोन्स, आईपैड्स, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली। प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.